हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं विजन आईएएस की नई मैगज़ीन। अक्टूबर मंथ की मैगज़ीन अब आ गई है और कल ही आ गई थी मैगज़ीन, और लेकिन अब आज से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के हम लोग 3 आर्टिकल कवर करेंगे। हम लोग डेली, आपको पता है, सुबह 9 बजे क्लासेस होती हैं। आज थोड़ी लेट हो रही हैं, बट कल से एकदम अपने प्रॉपर टाइम पे हो जाएंगी, सुबह 9 बजे। और आधे घंटे की ही क्लासेस होती हैं, तो आप 1.5x पे भी लगा कर सुने तो 15 मिनट में क्लास खत्म कर सकते हैं। 3 आर्टिकल हम लोग डेली कवर करते हैं और 20 क्लास होती है। 20 दिन में हम पूरी मैगजीन खत्म कर देते हैं। आपको पता होगा पिछले मंथ की मैगजीन भी हम लोगों ने 15 या 20 क्लासेस में हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। तो पहला आर्टिकल है शहरी स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज़। इसमें मैंने तो बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे हुए हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ और रूरल लोकल बॉडीज़ पे बहुत सारे मैंने आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो सारे आर्टिकल्स को मैं अपने टेलीग्राम पे पिन कर दूंगा। टेलीग्राम है स्टडी फॉर आईएएस पीसीएस, स्टडी फॉर आईएएस पीसीएस। इसको ज्वाइन करके आप लोग रखे रहिएगा, ठीक है। आज से शुरुआत कर रहे हैं कि हाल ही में ये सुर्खियों में क्यों रहा। कि हाल ही में क्या है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, सीबीसी, क्षमता निर्माण आयोग ने, इसने क्या बोला, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उसके वहाँ पे क्षमता निर्माण पे एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि पूरे भारत में जो भी अर्बन लोकल बॉडीज है उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को बढ़ावा देना है, ठीक है। एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच को बढ़ावा देना, ठीक है। इस कार्यशाला में क्या है कि प्रमुख तथ्य में देख लीजिए कि 3 प्रमुख पहलों की शुरुआती घोषणा की गई। तो ये पहले जो हैं आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ये चीज़ें, इसको आपको प्रीलिम्स के लिए देखना है। तो जो शहरी आवासन कार्य मंत्रालय है उसने की क्षमताओं को उसके बढ़ाने के लिए क्या, वार्षिक क्षमता निर्माण योजना ACBP यानी वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत की गई। 6 अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए क्या है, पायलट आधार पे, पायलट आधार मतलब क्या होता है कि अभी टेस्टिंग के आधार पे, ठीक है, वार्षिक क्षमता निर्माण योजना ये बनाई गई। ये कौन कौन से थे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, अहमदाबाद है गुजरात का, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट, नागपुर और पुणे। अर्बन लोकल बॉडीज है उसके लिए क्या है कि क्षमता निर्माण योजना तैयार करने के लिए व्यापक टूल किट बनाई गई। इसका उद्देश्य क्या था कि अर्बन लोकल बॉडीज की समृद्धि और विकास में मदद करने के लिए जो भी संसाधन आवश्यक रूप से हैं उनको उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो अब आता है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, सीबीसी। इसकी उत्पत्ति क्या है आप देख लीजिए। इसकी उत्पत्ति, इसका गठन क्या 2021 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए इसका किया गया था। ये प्रीलिम्स के लिए आपको देख लीजिएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ठीक है। इसका 2021 में गठन हुआ, तो यानी इसी सरकार में हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक अधिसूचना के जरिए ये क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि यह कोई न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक निकाय है। यह क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। आयोग को क्या है, पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। मतलब उसको एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल जो क्षमताएं हैं और उसके जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है, स्वायत्तता, सब कुछ उसको मिला हुआ है। यह क्या करता है, जो मिशन कर्मयोगी है सिविल सर्विसेज के लिए क्या है कि यह राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो बनाएगा मिशन कर्मयोगी, इसका क्या है, प्रमुख घटक है, ये प्रमुख कंपोनेंट है, ठीक। अब ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो कि आपका यूपीएससी से चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी जो है ये पोस्टिंग और अन्य सारी चीज़ें देखता है, उसके द्वारा आयोग की सहायता की जाती है, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि सहयोगात्मक और साझा नजरिया अपनाते हुए विश्वसनीय और समान दृष्टिकोण वाले क्षमता निर्माण को आकार देना है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, यानी इसका एक अध्यक्ष होगा और उसके 2 सदस्य होंगे, ठीक है। अब इसका क्या है कि ये जो सेवा शर्तें हैं वो समय समय पर अधिसूचित कर जाती हैं। इसका जो सचिवालय है, संयुक्त सचिव का है, ग्रेड A का अधिकारी होता है इसका सचिवालय। अब बाकी चीज़ें इसको छोड़ दीजिए। सरकारी सेवा में मानव संसाधनों का ऑडिट करना, हर साल मानव संसाधन रिपोर्ट तैयार करना, सरकारी विभागों, एजेंसियों, संगठनों के साथ क्या है इसका समन्वय स्थापित करना, क्षमता में सुधार करना, ये सब सारी चीज़ें जो है इसके कार्य हैं। तो अब आता है अर्बन लोकल बॉडीज होते क्या है, ठीक। इसके बाद में सारे कार्य होंगे, इसके क्षमता के लिए कौन कौन से उपाय किए गए, इसकी आवश्यकता क्षमता निर्माण के लिए क्यों है, चुनौतियाँ क्या हैं और आगे की राह में क्या होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हम लोग, ये लोग बच्चा अच्छा सा एक टेबल बनाया विजन है इसने, उसी के साथ हम लोग अपने आर्टिकल को ख़त्म करेंगे। मतलब पूरी कंप्रहेंसिव स्टडीज़ की हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया कंटेंट, मैगजीन बहुत शानदार इस बार बनेंगे विजन है इसके द्वारा। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मेंस और प्री दोनों का तैयार हो जाएगा, और दोनों चीज़ें सारी चीज़ें तैयार हो जाने का मतलब है कि आपको बाद में PT 365 और मेंस 365 पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ साथ पढ़ेंगे, करंट अफेयर आपका रेडी होता जाएगा। तो जो शहरी निकाय है अर्बन लोकल बॉडीज, उसके बारे में क्या है कि लघु आकार के स्थानीय निकाय होते हैं। ये निश्चित या परिभाषित आबादी वाले शहर या कस्बे को क्या करते हैं, प्रशासित या प्रबंधित करते हैं।
जो शहरी शासन है यानी स्थानीय सरकार, संविधान में राज्य सूची की जो है, राज्य सूची का विषय की प्रविष्टि संख्या 5 का विषय है। राज्य सूची का विषय होने के कारण क्या है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं उसका प्रशासनिक ढांचा और कानून क्या होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। अब आपने पढ़ा होगा, ये सब लोग जानते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए जो सारी स्थानीय सरकारें हैं उसको क्या है, औपचारिक रूप से सरकार के तीसरे स्तर के रूप में उसको मान्यता दी गई थी, थर्ड टायर गवर्नमेंट के रूप में। ठीक है, ये 3 प्रकार के यूएलबी का गठन मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ का गठन है किसके, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में बताया गया। पहला क्या है, नगर पंचायत। क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र के लिए क्या किया गया है, नगर पंचायत की बात की गई है। ठीक, जो छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका यानी नगर पालिका परिषद बनाया गया है, और बड़ी शहरों के लिए क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से नगर निगम होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकारों को क्या है, अधिकार प्राप्त दिए गए हैं। वह क्या है, इन निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र से राजस्व एकत्र करने संबंधी कुछ कार्य, अधिकार और शक्ति सौंप सकता है। निर्धारित समय पर इसका चुनाव किया जाना अनिवार्य किया जाता है। ठीक है, जो अर्बन लोकल बॉडीज उसके कार्यों में कौन कौन सी चीज़ शामिल है, नगर नियोजन जिसमें शहरी नियोजन भी शामिल है, भूमि उपयोग, भवन, सड़कों और पुलों के निर्माण का विनियमन भी है, शहरी गरीबी उन्मूलन इत्यादि भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब ये बात उठा है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसके लिए जो क्षमता निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। ठीक है, क्षमता निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये बात को आपको ध्यान देना है। तो देखिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बॉटम ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोड या योजना निर्माण के जरिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं तथा आर्थिक और सामाजिक विकास को पूरा करने के लिए, मतलब क्या है, जो भी जमीनी प्रभाव है, जमीनी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कोई योजना आ रही है, ये टॉप ऑर्डर पे, मान लीजिए दिल्ली से सरकार से कोई योजना बनी, ठीक, वो स्टेट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, फिर स्टेट लेवल से फिर क्या होगी, अब जब बॉटम लेवल तक पहुंचेगी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्थानीय जो सरकारें हैं वो सहयोग करें, उनकी क्षमता में निर्माण में ज़्यादा उनका क्षमता निर्माण किया जाए, ताकि जाए कि जो भी चीज़ें पहुँच रही हैं वो सारी चीज़ें जो हैं एकदम सारी योजनाओं को वहाँ से पहुँचें, और इसके बाद यहाँ अगर हम सारी योजनाओं का लाभ पहुँचेगा तो यहाँ से मतलब सीधे सीधे विकास का जो द्वार है ना वो ऊपर की तरफ भी जाएगा। ठीक है, तो भारत के शहरी केंद्र क्या है, शहरी केंद्र देश के विकास के लिए विकास के इंजन होते हैं, इसके रूप में विकास के इंजन के रूप में कार्य करते हैं, देश की आर्थिक समृद्धि में लगभग 2/3 का योगदान भी करते हैं। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि 2018 में शहरी आबादी जो 46 करोड़ थी, अब ये बात है कि 2050 तक जो है करीब करीब पूरा दोगुनी हो जाएगी, 87 करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, 87 करोड़ से अधिक हो जाएगा, 90 करोड़ के मान के चलिए आप लोग। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन और योजनाओं के लिए सफल प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसका क्षमता निर्माण बहुत जरूरी है। जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसके योजना निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं और संस्थागत भूमिकाओं तथा कार्यों की सुव्यवस्थित करने के लिए, ताकि क्या है कि स्थानीय और क्षेत्रीय योजनाओं को सार्थक रूप से दे सके। मतलब क्या है कि देख लीजिए, अगर आपको मैं फ्लो चार्ट के रूप में बताता हूँ, अगर देख लीजिए ये अर्बन लोकल बॉडीज़ है, ठीक है, कोई भी लोकल बॉडीज़ है यानी वो अर्बन हो या रूरल हो, अगर उसका क्षमता निर्माण होगा, ठीक, तो जो भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, ज़मीनी स्तर पे उसके सारे कार्यों को जो है लाभ पहुंचेगा, ज़मीनी लाभ पहुंचेगा। ठीक, योजनाओं का क्या है, सफल क्रियान्वयन होगा, सफल क्रियान्वयन होगा। ठीक है, सफल क्रियान्वयन होगा योजनाओं का। इसके बाद क्या होगी कि जो भी जो सरकार के रूप में तीसरी जो मतलब टायर है वो क्या करेगी, वो स्थानीय आवश्यकताओं को अच्छे से समझती है, स्थानीय आवश्यकताओं को समझती है। इससे क्या होगा कि वो जब वो कार्य करेगी ना तो सारी जो भी स्थानीय ज़रूरतें हैं वो पूरा होंगी। ठीक है, चूँकि क्या है कि हर जगह का अलग अलग डिमांड होता है, अलग अलग डिमांड होता है। जैसे मान लीजिए कि बनारस में हूँ, मैं बनारस में कुछ अलग डिमांड है, ठीक, वर्तमान में मैं अभी लखनऊ चला जाऊँ उसकी डिमांड कुछ अलग है, और मैं वही आगरा चला जाऊँ उसकी डिमांड कुछ और है, वहाँ के स्थानीय आवश्यकताएं कुछ और है। तो जो स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं ये क्या होती हैं, इसको बेहतर तरीके से जो वहाँ के स्थानीय सरकार होती है ना, अर्बन लोकल बॉडीज या रूरल, वो वही समझती है। जो कार्य योजना बना कर देगी तो यही बना कर देंगी। ठीक है, तो इससे यहाँ पे लाभ पहुँचेगा, इसलिए इसको क्षमता निर्माण इसका बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ उपाय भी किए गए हैं। कौन कौन से उपाय किए गए हैं, तो शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण योजना बनाई गई। इसका उद्देश्य क्या था, बेहतर प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण के जरिए शहरी स्थानीय सरकारों को मजबूत करना, जैसा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण परियोजना जो है इसके क्या विश्व बैंक द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त योजना कौन सी है, CBUD, शहरी विकास के लिए क्षमता निर्माण। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, अब आता है इसमें क्या है कि चुनिंदा अर्बन लोकल बॉडीज है उसके क्षमता निर्माण करना है, शहरों के बेहतर प्रबंधन के लिए कौशल में सुधार करना है और शहरी गरीबी को कम करना है।
अब एक बात आता है कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, इसकी शुरुआत कब की गई थी? जो शहरी और आवासन कार्य मंत्रालय द्वारा की गई थी, 2021 में की गई थी। यह क्या है? भारत के जो स्थानीय शहरी निकाय उसमें नागरिक केंद्रित डिजिटल क्रांति लाने पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है? एक साझा डिजिटल अवसंरचना तैयार करना। 3 स्तंभ है उसके, 3P, पीपुल, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म। ठीक है, 3P इसके स्तंभ हैं। अब इसका मिशन को संचालित करने का जो कार्य है वो किसको दिया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को दिया गया है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। शहरी विकास और प्रबंधन के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और सूचना प्रचार के लिए एक प्रमुख संस्थान है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन, यह क्या है? यह वह 3-4 चीज़ों पर ध्यान देता है। एक शहरी अवसंरचना, सेवा वितरण प्रणाली और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और क्या आता है कि और भी नागरिकों के प्रति जो है, जो भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसकी एजेंसियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है। म्युनिसिपल बॉन्ड, इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ था और आप देखेंगे चैनल पे वीडियोस होंगे। तो मतलब हम लोग के जो संरक्षक हैं, अब संरक्षक इन द सेंस कि जिनके गाइडेंस में हम लोग भी सारी चीज़ें सब चला रहे हैं, तो IAS अजय द्विवेदी जी, तो उन्होंने वो लखनऊ के कमिश्नर थे, म्युनिसिपल कमिश्नर थे। मैं आपको बता दूँ, इस पर वीडियोज़ पड़ी होगी, सबसे लास्ट जो वीडियोज़ पड़ी होगी ना, सबसे लास्ट वाला आप देखिएगा, तो उसमें ओल्डेस्ट वीडियो में तो वहाँ पड़ी होगी। उसमें वो मुंबई गए थे, मुंबई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो लखनऊ जो उन्हीं के दिशा निर्देशन में, जब वो IAS अधिकारी जब कमिश्नर के पद पे थे, लखनऊ कमिश्नर के, तो उन्होंने ही म्युनिसिपल बॉन्ड को शुरुआत करके लखनऊ को जो है वहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे सूचीबद्ध कराया था। तो उस समय की वीडियोस पड़ी होंगी, योगी जी भी वहाँ पे थे। तो म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है? भारत में नगर निगमों और संबद्ध निकायों से द्वारा धन जुटाने के जारी किए जाने वित्तीय लिखित होते हैं। जो बॉन्ड्स होते हैं ना, आपको पता है बॉन्ड्स और बिल में क्या इंपॉर्टेंट है? बिल, मैं बोल रहा हूँ एक बिल है और एक बॉन्ड्स है। अगर नहीं पता हो कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें इकोनॉमिक्स की है, बॉन्ड्स और बिल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। बेसिक डिफरेंस है, बेसिक इकोनॉमिक्स है, क्लास 11th के NCERT 12th NCERT आप पढ़ेंगे तो भी आपको चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? नगर निगमों और अन्य जो संबंधित निकाय हैं उसके द्वारा जो भी फाइनेंशियल जो भी जरूरतें हो रही है उसको पूरा करने के लिए, धन जुटाने के लिए क्या है? वित्तीय इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अब तो शहर, जब उस वक्त हम आपको वीडियो डाले हुए तो उस वक्त लखनऊ था, वो न्यूज़ में था, और शायद दूसरा म्युनिसिपल बॉन्ड था जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ था। ठीक है, तो शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण से जो भी चुनौतियां हैं उसको देखते हैं। चुनौतियां बहुत सारी हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो कौशल की कमी है। अब क्या है कि जो भी प्रबंधन में लगे हैं कर्मी, उनके क्या है कि उनके विशेष प्रकार के कौशल का अभाव है। सामाजिक और आर्थिक नियोजन, शहरी संधारणी, शहरी नियोजन, वित्तीय प्रबंधन और गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या है कि कौशल का तो वहाँ अभाव है। जो भी कर्मचारी हैं बिल्कुल अब समझते हैं उनके पास कौशल तो सब इन सारी चीज़ों का तो है ही नहीं। और क्या है? प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। अब ये क्या है कि जब आवश्यक कौशल क्षमता की कमी तो है ही, और साथ साथ क्या है कि जो प्रशिक्षण संस्थान है उसमें क्या है कि क्षमता निर्माण की सीमाएं हैं। और ये सीमाएं जो भी हैं वो क्या कर रही हैं कि इन सारी जो कौशल की समस्या है ना, कौशल प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, गवर्नेंस, शहरी नियोजन, संधारणी आर्थिक नियोजन, सामाजिक आर्थिक विकास और शहरी विकास, ये सब चीज़ों के जो समस्याएं हैं उसको बढ़ा रही हैं। और क्या क्या है कि जो राज्य के प्रशिक्षण संस्थान हैं वो शहरी प्रशासन के बजाय क्या है कि सामान्य और ग्रामीण प्रशासन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। जागरूकता और भागीदारी की कमी है, सूचनाओं का अप्रभावी संचार है, नागरिकों से फीडबैक नहीं आती है। और साथ साथ क्या है कि जो फीडबैक लाने हैं, सोशल ऑडिट का अभाव है। सोशल ऑडिट अभी भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। सोशल ऑडिट इंपॉर्टेंट है, यहाँ नहीं दिया होगा, शायद नहीं दिया है। सोशल ऑडिट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नहीं हो रहा। अधिकारों का जो हस्तांतरण है वो भी बहुत कम है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे राज्यों ने पर्याप्त वित्तीय अधिकार भी नहीं दिए हैं और पर्याप्त अधिकार भी वो भी नहीं दिए हैं, कार्यकारी अधिकार भी नहीं दिए हैं। ठीक है, वित्तीय स्थिति के कारण क्या है कि अनुदानों में जारी करने में देरी हो रही है, फंड्स का अपर्याप्त हस्तांतरण है, कर की दरों में संशोधन में देरी हो रही है, भूमि जोतों का आकलन करने में भी देरी हो रही है। इन सारी चीज़ों से क्या है कि वित्तीय अभाव है और उन्हें कार्य करने की शक्तियाँ उतनी नहीं प्रदान की गई हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सोशल ऑडिट नहीं है, नागरिकों की भागीदारी नहीं है, क्षमता निर्माण की सीमाएँ हैं बहुत सारी, प्रशिक्षण नहीं है, कौशल की कमी है, मतलब सारी चीज़ें कमी है। अगर वास्तव से देखें तो शहरों में क्या स्थिति सबसे अधिक खराब, अगर आपको बता दूं, अर्बन लोकल बॉडीज अगर अच्छे तरीके से कार्य करें तो शहरों की स्थिति दशा और दिशा सब सुधर जाएगा, पर सब चीज़ें नहीं होती हैं। और आगे की राह में आप लोग देखते हैं प्रशिक्षण में क्या करना चाहिए। गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण कंटेंट डिजाइन करना चाहिए, ऑन फील्ड प्रशिक्षण की जरूरतों वाले कंटेंट को बनाना चाहिए, पेशेवरों की दक्षता में वृद्धि करना चाहिए, कैडर प्रणाली विकसित करनी चाहिए, विशिष्ट प्रशिक्षण देना चाहिए। इंजीनियरिंग विभाग के लिए इंजीनियरिंग को हो, पेशेवर दक्षता हो, ठीक है, लेटरल हायरिंग भी की जा सकती है। ठीक, और क्या क्या है, कौशल कौन कौन से हैं अभी भी देखते हैं उसको।
जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है, नागरिकों को संगठित करना है, सक्रिय भागीदारी करना है, जागरूकता बनानी है, ठीक, जिसमें शैक्षिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है। राजकोषीय विकेंद्रीकरण किया जाए, जैसे वित्त का प्रभावी संचालन हो, जो प्रभावी संचालन स्थानीय शासन का भी हो, ठीक है, संसाधन जुटाने के लिए भी जो है सहायता मिले, ठीक। अब क्या, स्थानीय संस्थाओं को प्रशिक्षण हेतु धन आवंटित करने और विकास संबंधी कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने से उसकी क्षमता भी बढ़ेगी, तालमेल बढ़ेगा, ठीक है। एकरूपता लाने के लिए क्या है कि संस्थाओं को संरचनाओं को संस्थागत बनाना चाहिए, मानव संसाधन में वृद्धि करना चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें क्या है कि इससे क्या होगा कि आपकी जो है नगर पालिका और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, इन सारी चीज़ों के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि शहरी नियोजन में जो भी लोग है उसके द्वारा प्रदान किए वाले कौन कौन से कौशल हैं। तो ये सारे कौशल हैं, देख लीजिए, ये सब सारी चीज़ कौशल हैं, ये तकनीकी कौशल, प्रबंधकीय कौशल, ठीक। बस अब ये सारी कंटेंट कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक। दोनों चीज़ें आती हैं, अगर मैं आपको समझाऊं अगर चीज़ों पे, तो देखिए राजनीति का अपराधीकरण लिखा है, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि अपराधों का राजनीतिकरण, दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों पे बात होनी चाहिए कि अपराधों का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण दोनों कहीं ना कहीं एक चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो उसको आप अगर लिखेंगे ना, मतलब आप ऐसे में अगर लिखने को आ जाए तो दोनों पहलू पे बात करिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको, आपका ऐसे बहुत सुंदर हो जाएगा कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधों का राजनीतिकरण दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती तो फिर सारी चीज़ें ये सॉल्व हो जाती। यही एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि जो हमारा अपराध अच्छा, आपका अपराध खरा, उसका भी मतलब जो राजनीति उस पर भी होती है, और जो वो अपराध से जनित जो लोग निकलते हैं वही राजनीति में भी आते हैं, चूँकि राजनीति से सपोर्ट मिलता है तो वही राजनीति का अपराधीकरण भी बढ़ावा मिलता है। मतलब ये सोशल फैक्टर है, इसका अन्य पहलुओं को इस पर हम लोग बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि भारत के हाल ही में क्या है कि भारत के लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों का विश्लेषण 2023 के शीर्षक से एक रिपोर्ट को जारी किया गया हाल ही में, ठीक है। जो वर्तमान सांसद उनका विश्लेषण किया गया। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया, दो चीज़ों को ध्यान देना है, एक एडीआर है और दूसरा नेशनल इलेक्शन वॉच है। एडीआर क्या है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक संस्था है, और नेशनल इलेक्शन वॉच ने इसको जारी किया। रिपोर्ट में क्या क्या निकल कर आया, प्रमुख बिंदुओं पर उस पर ध्यान देते हैं कि हमारे जो भी सांसद हैं उसमें 40% सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा कर दी, ठीक है। वर्तमान सांसदों में जो है कि 25% सांसदों के खिलाफ क्या है, गंभीर आपराधिक मामले स्वीकार हैं, जैसे हत्या करना, अपहरण करना, महिलाओं के खिलाफ अपराध करना, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। जो आपराधिक मामले वाले जो वर्तमान सांसद हैं उसमें सबसे अधिक अगर प्रतिशत वाले अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें क्या है कि सबसे अधिक, मतलब देखिए उसमें केरल है, लक्षद्वीप है, फिर केरल है, बिहार है और फिर महाराष्ट्र है, ठीक। एडीआर का स्थापना क्या है कि आईआईएम अहमदाबाद है, उसके प्रोफेसरों के एक समूह ने एडीआर की स्थापना की थी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि निर्वाचन और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए शासन व्यवस्था में सुधार करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। इसके साथ साथ आते हैं कि हम लोग राजनीति के अपराधीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है। तो आप देखिए, तो इसमें 2-3 चीज़ें निकल कर आती हैं। आप देखिए कि इसमें क्या है कि भ्रष्टाचार का संस्थागत होना और विश्वास में कमी होना एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लोगों के सामने है। भ्रष्टाचार तभी उत्पन्न होता है जब रूल ऑफ लॉ की क्या है, अवहेलना की जाती है, और रूल ऑफ लॉ की अवहेलना होने से क्या है, राजनीति के अपराधीकरण से जो है ये संबंध हो जाता है। यानी भ्रष्टाचार जो है वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज रूप लेकर के अपना पकड़ जो है वो बना लेता है, और इससे क्या है कि जन विश्वास में कमी आती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो जारी किए जाते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में भारत क्या है 180 देशों में 85वें स्थान पे है, बहुत खराब स्थिति में है। इसके साथ साथ कहते हैं कि यदि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता लोक पद धारण करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था में जनता का विश्वास कम होने लगता है। अब आते हैं कि राजनीतिक दलों का अपराधीकरण, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो पार्टियां हैं वो खुद भी जो है अपराधों को बढ़ावा देती हैं। ऐसे अपराधी तत्व क्या करते हैं कि राजनीतिक दलों पर नियंत्रण हासिल करके उसका निजी लाभ हेतु उपयोग करने लगते हैं, और इससे दल का जो भी इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है, उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब आप आते हैं कि जांच एजेंसियां और क्या है उसकी कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव। अपराधी जो होते हैं और राजनेताओं के बीच साठगांठ से क्या होती है कि एजेंसियों की कार्यप्रणाली नकारात्मक रूप से प्रभावी हो सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 2017 में अपनी एक टिप्पणी में सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता और मालिक की आवाज़ भी बता चुका है, ठीक। दोष सिद्धि दर में गिरावट आती है।
अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट की एमिकस क्यूरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, ये आपको याद रखना है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। मेंस में अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको अन्य के आंसर्स के मुकाबले आपको एज मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की एमिकस क्यूरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश भर में जो भी कानून निर्माताओं के खिलाफ क्या है 5097 मामले लंबित हैं। और क्या बात जाती है कि उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर प्रभाव पड़ता है। अपराधियों द्वारा चुनाव में और बाहुबल के उपयोग कारण क्या है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं हो जाती है, नहीं हो पाती है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार क्या है कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें करीब $8 बिलियन खर्च हुआ था। ठीक, अब एक बात आती है कि इसमें क्या है कि राजनीति का अपराधीकरण में एक चीज़ आपको कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और इसको आपको अपने मेंस के आंसर राइटिंग में शामिल करने की जरूरत है। जब भी सेकंड ARC आप पढ़ते हैं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, उसने अपनी चौथी रिपोर्ट में बताई कि शासन में नैतिकता, एथिक्स इन गवर्नेंस में चुनाव प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी पर, उसी को राजनीति का अपराधीकरण कहा। और राजनीति के अपराधीकरण के लिए कौन कौन से जिम्मेदार कारक है। साठगांठ क्या है कि आपराधिक गिरोहों, पुलिस, नौकरशाही और राजनेताओं के बीच साठगांठ का गठजोड़ होता है। बाहुबल में देखें तो प्राय राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार काफ़ी पैसा खर्च करके वोट खरीदने और अन्य अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपराधियों का सहारा लेते हैं। जीतने की संभावना में अगर देखें तो ADR की रिपोर्ट के अनुसार साधारण उम्मीदवारों की तुलना में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की जीतने की संभावना दोगुनी होती है। समय पर अगर देखें तो लोगों को समय पर न्याय न मिलना, विधि के शासन की उपेक्षा होना, इससे क्या है कि लोगों की जो न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास कम होता जाता है, जन विश्वास घटता है। वोट बैंक में देखें तो प्राय क्या है कि राजनीतिक दल अपराधियों को बढ़ावा देते हैं और वोट के बदले उन्हें कैबिनेट पद देने का वादा करते हैं। धनबल देखें तो चुनावी खर्च के लिए तय सीमा की बहुत कम सीमा है, बहुत मामूली खर्च करने के लिए बात की गई है चुनावी कानूनी रूप से देखा जाए चुनाव में तो, लेकिन इससे भी अधिक खर्च होता है और कई सारे उम्मीदवार अक्सर अपराधियों की मदद लेते हैं। भ्रष्टाचार, अपराधियों और राजनेताओं के बीच में साठगांठ से भी राजनीति का अपराधीकरण में बढ़ोतरी आई है। तो हम लोग अब आते हैं कि चुनाव सुधार के लिए अलग अलग आयोग जो है उसके समेत क्या क्या रिपोर्ट बताई हैं, समितियाँ क्या कह रही हैं और उसके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो क्या है कि अब आप देखिए कि MN बोहरा समिति रिपोर्ट, इसको ग्रीन बॉक्स में बताया गया है, 1993 में आई थी। यह रिपोर्ट राजनीति में अपराधीकरण पर यह तथ्य प्रकट करती थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद आपराधिक गुटों, पुलिस, नौकरशाहों और राजनेताओं के साठगांठ स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। अन्य आयोग क्या है, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, दूसरा सेकंड ARC 2008 में, ये सारे रिपोर्ट्स क्या हैं चुनाव सुधारों की बात करते हैं। तो राजनीति के अपराधीकरण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, तो कानूनी उपाय भी होगा, न्यायिक निर्णय भी होगा, सारी चीज़ों को देखेंगे, फिर आगे की राह देखेंगे और कुछ अन्य चीज़ों को देख करके इस आर्टिकल को हम लोग यहाँ ख़त्म करेंगे। तो कहाँ गया, हाँ, तो इससे क्या है कि राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय होगा। कानूनी उपाय में देखा जाए तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार कोई भी कानून निर्माता या सांसद हो, विधायक हो, कम से कम 2 वर्ष के कारावास की सजा अगर सुनाई जाती है या दोषी ठहराया जाता है तो सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी होने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। राहुल गांधी के केस में, डिफेमेशन के केस में यही धारा जो है काम आई थी और इसी धारा पे जो है उनको संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था, जिसके कारण बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी सदस्यता बहाल करके वापस संसद में लौटे थे। 1951 की धारा 8(3), इसको ध्यान देना है। इस प्रकार की अयोग्यता को क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 102(1) के तहत उपबंधित किया गया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा पारित कानून के तहत किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और इसी तरह से जो है अनुच्छेद 191(1) में राज्यों के संदर्भ में भी ऐसा प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 201(a) और 202(1) और आर्टिकल 191(1) को भी ध्यान में रखना है। किस लिए कि ये सांसदों को जो है सांसदों को भी अयोग्य घोषित करते हैं, किसके द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा। हालांकि अब देखिए न्यायिक निर्णय कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें न्यायिक निर्णय में आई हैं। भारत संघ बनाम एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाद यानी ADR वाद 2002, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवारों के जीवन से जुड़े कानूनी मामलों के बारे में जानने का मूल अधिकार प्राप्त है। इससे उचित जानकारी रखने के संबंधी अधिकार को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राप्त एक अधिकार के रूप में इसमें वर्णित किया गया है।
और साथ साथ क्या है कि पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघवाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33B को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया था। यह धारा क्या करती थी, उम्मीदवारों को केवल अधिनियम के तहत जानकारी ही प्रदान करने की अनुमति देती थी। लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013 में क्या सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके तहत क्या हुआ कि इस धारा के तहत किसी भी मामले में दोषी ठहराए गए सांसद विधायक को अपनी दोष सिद्धि के निर्णय के खिलाफ अपील की निपटान होने तक पद पर बलवती बनने की बात की गई थी। हालांकि इसे उच्चतम न्यायपालिका में 3 माह के भीतर अपील करने की अनुमति दी गई थी, तब तक वो अपने पद पे बने रह सकते थे। अब उल्लेखनीय कि सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय में वाद में निर्णय दिया कि दोष सिद्धि की स्थिति में अपील के लिए 3 महीने का समय दिया बिना ही सदन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात ये है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघवाद में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल और समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का आदेश दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2018 का बात है। और 2020 में राम सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा कौन है, वो हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे। उसमें क्या है कि उसने इस सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने निर्देश को दोहराया और साथ ही न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी गैर अनुपालन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे। ठीक है, अब हम आते हैं आगे की राह जो है वो देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें निपट सकती हैं। तो देखिए कि दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो। भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या 2004 और 2016 में प्रकाशित आम चुनाव सुधारों में इसका उल्लेख किया था। हाइब्रिड निर्वाचन प्रणाली का उपयोग हो, जिसमें 170वें विधि आयोग की रिपोर्ट में हाइब्रिड प्रणाली के संदर्भ में सुझाव दिया गया था। साथ ही चुनावों का आयोजन 75% फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और 25% अनुपातिक प्रणाली के माध्यम से किए जाने की सलाह की गई थी। हालांकि क्या है कि झूठा हलफनामा दाखिल करने पर दंड की जाए। चुनावी अयोग्यता संबंधी विधि आयोग ने अपने 244वीं रिपोर्ट में बात की गई थी कि जो भी झूठा हलफनामा दे रहा है उसको 2 वर्ष की कारावास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपराध को अयोग्यता का आधार भी बनाना चाहिए। साथ साथ क्या है, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को स्थापित करना चाहिए, जो कि संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनी थी। उसने भी राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र के लिए एक समर्पित कानून का सुझाव दिया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन क्या है कि ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए जिनके ऊपर जघन्य अपराधों की आरोप लगे हुए हैं। अन्य सुधार में देखिए तो भारत के चुनावी तंत्र में सुधार के लिए वापस बुलाने का अधिकार भी है। चुनाव में राज्य द्वारा वित्त पोषित त्वरित और न्यायिक प्रक्रिया जैसे उपाय भी किए जाने की आवश्यकता है। अन्य संक्षिप्त सुर्खियां देख लेते हैं कि ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने हेट स्पीच से संबंधित घोषित मामले वाले विधायकों सांसदों का विश्लेषण का रिपोर्ट भी जारी किया है। इसमें कुल प्रमुख बिंदु क्या है कि 107 वर्तमान सांसद, 33 विधायकों ने, और क्या है कि कुल 107 वर्तमान सांसद ने हेट स्पीच देने संबंधी मामलों की घोषणा की है। हेट स्पीच क्या है, विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि हेट स्पीच को किसी भी भारतीय कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि हेट स्पीच के बारे में अगर सवाल पूछे तो ध्यान देना है कि वो किसी भी कानून में नहीं है। हालांकि क्या है कि कुछ धाराएं जैसे IPC की धारा 153A, 153B, 295A क्या है, स्वतंत्रता के अपवाद के रूप में चुनिंदा भाषणों पर रोक लगाती है, जिससे समाज में विद्वेष न फैले। तीसरा आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल पे, कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार। तो इसी बात को, संसदीय विशेषाधिकार को लेकर के ही जब मैं आंसर राइटिंग शुरुआत कर रहा था तो मैंने आपको संसदीय विशेषाधिकार पहले दिन का टॉपिक दिया था। अब आपको पता चल गया होगा अक्टूबर की मैगजीन कब आई है, कल आई है। आंसर राइटिंग 5-7 दिन पहले शुरू हुआ था। पहले दिन का टॉपिक उठाकर देखिएगा। सवाल भी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, टॉपिक भी पोस्ट किया था, यूट्यूब पे भी पड़ा होगा, कम्युनिटी वाले सेक्शन में क्वेश्चन आप देखिएगा। पहला दिन में क्वेश्चन क्या था, संसदीय विशेषाधिकार। लोगों ने आंसर खूब लिखे थे और कॉपी भी अच्छे से चेक की दी थी और हमने मॉडल आंसर भी दिया था। अब आ गया था, अब देखिए वही मैगजीन पे क्या गया है, कानून निर्माताओं के संसदीय विशेषाधिकार। ठीक, तो अब करना क्या है कि आप लोगों ने आंसर लिखा था और जो लोगों ने जो मैंने आपको मॉडल आंसर दिया था, समझाया था, अब उसमें यही विजन की मैगजीन क्या करनी होती है, आपने आंसर राइटिंग किया, अब यही जो कंटेंट इसमें मिलेगा उसमें से वैल्यूएशन कर देंगे। ठीक है, मतलब इसमें से जो कुछ प्रमुख बिंदु मिलेंगे जो अपने आंसर में नहीं इंक्लूड है या मॉडल आंसर में नहीं दिया है, विजन IAS की मैगजीन से, इसी से आपको यहाँ से जो पढ़ाया जाएगा इस वाले आर्टिकल में आपको वहाँ पे
वैल्यू एडिशन कर देना है। ध्यान देना है कि हमको वैल्यू एडिशन क्या करना है कि जो चीज़ें हमें ना पता हो, ठीक है, वैल्यू एडिशन उसी का करेंगे आप लोग। तो आपको मालूम चल गया होगा कि जो भी मैं आंसर राइटिंग अब करा रहा हूँ आज से, तो आप रियली सॉरी, 2-3 दिन से बंद था, तबीयत नहीं सही थी और थोड़ा मन भी मेरा नहीं था, और बाकी चीज़ें मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ। मैगजीन भी आपको करा दे रहा हूँ, आपको आंसर राइटिंग का मॉडल आंसर भी दे दूंगा, लेकिन आप लोग लिखिए, ठीक है। लिखेंगे आपको तो ये क्या होगा कि आप देखिए सीधे सीधे मैगजीन में सवाल ये आ रहे हैं, तो यानी अब देखिए टॉपिक भी मैच कर रहा है, तो इसी से क्या करना है, आपको वैल्यू एडिशन करना है और कंटेंट भी तैयार करनी है, सिलेबस भी तैयार करना है, आंसर राइटिंग भी सीख लेनी है, ठीक है, और करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा आपको, तो सब चीज़ें एक ही बार में हो जाएंगी। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जो प्रमुख न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया है। अब आप यही चीज़ जो है करंट अफेयर की चीज़ है, आप अपने इंट्रोडक्शन वहाँ भी लिख सकते थे अगर आपको पता हो तो। यह पीठ क्या है, पीवी नरसिम्हा राव वाद 1998 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा जो भी निर्णय दिए गए थे उस पर क्या करेगी, विचार करेगी। तो 7 सदस्यीय जो न्यायाधीश हैं वो उनकी बात की, मतलब जब देखिएगा कभी भी जब संविधान पीठ बैठती है और जितनी बार पुनर्विचार पड़ेगा तो उससे जितने, मान लीजिए 5 सांसद थे तो अब ये 7 हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे या 9 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगा, संख्या बढ़ती जाएगी। सबसे अधिक सदस्यों की संख्या जो जजों की संख्या किसमें थी, केशवानंद भारती केस में थी, शायद 13 जजों की बेंच थी वो, ठीक है। तो संख्या बढ़ती जाती है। अब बात ये तथ्य क्या है, अब उसके बारे में जानेंगे। संसदीय विशेष अधिकार क्या होता है, ये चीज़ें मैंने बताया था आपको, और ये देखिए बहुत अच्छा सा ये को आप अपने वैल्यू एडिशन में करेंगे और बाकी सब चीज़ों को भी देखेंगे इसमें से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कंटेंट को। बहुत अच्छा सा कंटेंट दिया विजय है इसने और पूरा क्रेडिट उनको जाता है। तो गौरतलब है कि जो पीवी नरसिम्हा वाद है, राव वाद 1998 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिया गया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले 1993 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहाँ की पार्टी है, झारखंड की पार्टी है, जेजेएम, जो वर्तमान में वहाँ पे हेमंत सोरेन जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जो ध्यानतब है कि 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने अति विश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कथित तौर पर सभी दलों को, कई सांसदों को रिश्वत दी थी, ठीक है। तो निर्णय के अनुसार क्या हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत क्या है, सांसद या विधायक को प्राप्त कानूनी उन्मुक्ति क्या है, संसद एवं विधानमंडल में किसी भी भाषण या मत के लिए रिश्वत के आरोप में भी आपराधिक मुकदमे से संरक्षण प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट बात है, देखिए कि इसमें क्या लिखा है कि जो निर्णय के अनुसार क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत क्या है कि सांसद और विधायक को प्राप्त कानूनी उन्मुक्ति क्या है, संसद और विधानमंडल में किसी भी भाषण या मत के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमे से संरक्षण देती है, ठीक है। मतलब हम संसद के विधानमंडल में कोई भी भाषण देंगे तो उसके लिए रिश्वत लेंगे, उसकी बात से मुकदमे से भी संरक्षण देती है। आर्टिकल 105(2) और 194(2) ये निर्णय लिया था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसी निर्णय पर पुनर्विचार करने का फैसला ले लिया है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) में यह लिखा हुआ है कि क्रमशः संसद व विधानमंडल में सांसदों विधायकों द्वारा कही गई किसी भी बात या मत के संबंध में उसके खिलाफ कोई भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। इस पर पुनर्विचार करने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अभी आज मैं आपको मैगजीन पढ़ा रहा हूँ और आज ही प्रिविलेज कमेटी की एक रिपोर्ट आ रही सुप्रीम कोर्ट में, महुआ मोइत्रा बनाम जो भी ये मामला चल रहा है, महुआ मोइत्रा पे आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर के या फिर पैसे के बदले, धन के बदले उन्होंने अडानी का मामला संसद में उठाया था, इस बात का आरोप लगाया गया है। तो इस पे क्या है, प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जो है संसद में दी जाएगी और आज ही फैसला आ रहा है। तो ये बात चीज़ें सब कुछ क्या इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो आप उसको भी देखिएगा, अभी न्यूज आएगा कल, तो अगले वाले मैगजीन में भी आएगा, नहीं आएगा तो मैगजीन जो भी कल न्यूज आएगा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का, सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा, चूँकि वहाँ से पढ़ने लायक कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आप देखिएगा संसदीय विशेष अधिकार क्या होते हैं, ये बात मैंने उस दिन अपने आंसर राइटिंग में बताई थी कि अभी देखिए उसी में से कैसे वैल्यू एडिशन करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। वैल्यू एडिशन कैसे होता है, संसदीय विशेष अधिकार क्या है कि विधायिका के सदस्यों को प्राप्त कानूनी प्रतिरक्षा है। कितना अच्छा कीवर्ड्स देखिए, कानूनी प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा, ये शब्द को आप उठा लीजिए यहाँ से, ठीक। इसके तहत क्या है, कानून निर्माताओं को उनके विधायी कर्तव्यों के दौरान जो भी कृत्य किए गए हैं बयान होते हैं उसके लिए सिविल या दंडिक दायित्व से क्या है, सुरक्षा दी जाती है। अब क्या बात है, यहाँ विधायी कर्तव्यों, कानून निर्माताओं, ठीक है, सिविल या दंडिक दायित्व से सुरक्षा, ये सारे कंटेंट को उठा करके आप अपने क्या लिखेंगे, नोट्स में लिख लेंगे, क्योंकि यही आपका आपने जो लिखा वो सही था, वो एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन था, पर ये इंट्रो आप लिखेंगे तो ये क्या है,
प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन है। इसको आपको वहाँ अपने नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। जहाँ आपने आंसर लिखा है उस पर आप जो आप आंसर के लिए नोट्स बना रहे होंगे ना, संसदीय विशेषाधिकार, तो वहाँ इसको लिख लीजिए इंट्रो के तौर पे। ये इंट्रो क्या करेगी, ये आपका काम करेगा। किस लिए काम करेगा, चूंकि क्या है कि यही जो है आपको पॉलिटिकल साइंस की भाषा देखिए, विधायिक कर्तव्य, कानून निर्माता, प्रतिरक्षा, कानूनी प्रतिरक्षा, मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज होती हैं। इस लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो आपको नंबर गेन होगा। वो जो आपने लिखा था आंसर राइटिंग में, जो लोगों ने लिखा भेजा था, वो आपका सिंपल सा एक साधारण सा आंसर था वो, ठीक है। अब न तो केवल संसद न ही राज्य विधानमंडल में ऐसा कोई कानून बनाया है जो सदनों और उनके सदस्यों, समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और मुक्तियों को परिभाषित करता हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है। ध्यान देना इस बात को। ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे कराई थी मॉडल आंसर में कि कोई विस्तृत रूप से कानून नहीं बनाया गया है। अब इसके विशेषाधिकार 5 स्रोतों पर आधारित हैं। कौन कौन से हैं, संवैधानिक प्रावधान जो किया गया है, संसद द्वारा अलग अलग जो कानून बनाए गए हैं, दोनों सदनों के कुछ नियम हैं, संसदीय परंपराएं हैं और न्यायिक व्याख्याएं हैं। इस यहाँ से जो है विशेषाधिकार निकल कर आते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें इंपॉर्टेंट बात देना है कि कोई केवल संसद को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है या नहीं हुई है, या किसी भी न्यायालय को शक्ति नहीं दी गई है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ है आपके प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में सवाल यही पूछ देगा कि न्यायालय को संसदीय अवमानना या विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने की शक्ति है। ये सवाल देगा कि न्यायालयों को विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना के परिभाषित करने की शक्ति दी गई है। स्टेटमेंट में यूपीएससी पूछ देगा। और केवल दो और कुछ स्टेटमेंट और भी रहेंगे, उसमें आपको देख लेंगे अरे हाँ न्यायालय है, न्यायालय रुको न्यायालय होता है, रुको मारते हैं इसको, सवाल गलत करके आएंगे और वही है नंबर होगा नहीं, फिर प्रीलिम्स रुक जाएगा वहीं पे। तो ध्यान देना है कि आपको केवल ये सब चीज़ें जो है यहाँ ध्यान देना कि न्यायालय को शक्ति नहीं है, केवल संसद को ही यह अधिकार है, ठीक। और संसद का कोई भी सदस्य सभापति या अध्यक्ष की सहमति से विशेषाधिकार हनन से संबंधित प्रश्न को उठा सकता है, ठीक। अब बात आती है कि कौन कौन से प्रावधान है जो संसदों और विधायकों को जो है प्रोसिक्यूशन से छूट देते हैं, यानी अभियोजन से छूट देते हैं। कौन कौन से ऐसे जो है प्रावधान है, तो आर्टिकल 105 है जो संसद के दोनों सदनों सदस्यों क्या है, समितियों की शक्तियों और विशेष अधिकारों संबंधित है। आर्टिकल 194 है, ये किसी ने उस दिन आपने आंसर राइटिंग में नहीं लिखा था कौन कौन सा आर्टिकल है। राज्य विधानमंडल के सदनों, सदस्यों, समितियों की शक्तियों और विशेष अधिकारों और मुक्तियों क्या करता है, रूपरेखा देता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसको पॉलिटी में भी लक्ष्मीकांत ने दिया है, नोट कर लीजिएगा। कम से कम 105 और 194 का उल्लेख तो कर दीजिए, नहीं आप पूरा लिखे तो कम से कम अपने आंसर में लिखिएगा। अब क्या है, यही सब चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। कार्रवाई के दौरान प्रकाशन पर रोक लगाता है, ये बात सबने लिखी थी, पर किसी ने आर्टिकल 105 का जिक्र नहीं किया था। 105(2) का 105(2) के तहत इस बात की गई है, तो यही आपको वैल्यू एडिशन वहाँ पे 105(2) लिखना है कि सारी चीज़ें कि प्रकाशन का जब रोक लगाता है कार्रवाई में या किसी प्रकार का जो भी मतलब सारी चीज़ें हो रही हैं सदन के अंदर, तो उस पर जो है किस आर्टिकल तक आता है, आर्टिकल 105(2) और राज्य विधानमंडल में 194(2), ठीक है। अब सबने लिखी थी कि सभी संसद है उनको क्या है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक, पर वो किस तरह का स्वतंत्रता है, तो ध्यान देना है कि संसद में बोलने की स्वतंत्रता जो है ना, वो जो नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता उससे अलग है 19(2) से। इसमें क्या है कि संसद में किसी भी बात, समिति में या संसद के सदस्य द्वारा कोई बात के संबंध में कोई भी खिलाफ में किसी भी न्यायालय की कार्रवाई में उसके खिलाफ नहीं की जाएगी। यह स्वतंत्रता क्या है, संविधान के प्रावधानों और सदन के नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन है, जैसा कि 118 में इसकी बात की गई है, ठीक है। अब आर्टिकल 121 क्या है, सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है। इंपॉर्टेंट बात है, आपको प्रीलिम्स के लिए ध्यान यहाँ देनी है ये भी बात को कि 121 क्या है, सदस्यों को जो भी सुप्रीम कोर्ट होंगे और हाई कोर्ट के जज होंगे उनके कोई भी आचरण पर चर्चा नहीं होगी। गिरफ्तारी पर रोक बताता है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में यह प्रावधान किया गया है कि अब ये बात सबने लिखी थी गिरफ्तारी पर रोक होगा, पर सिविल प्रक्रिया संहिता तो 1908 लिख लीजिए, यही वैल्यू एडिशन है। अगर आपको याद आ जाएगा आंसर क्वेश्चन के मतलब जिस दिन आप मेंस के दिन आपको ये चीज़ याद आ गई सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, समझ लीजिए आपको एज मिल जाएगा, क्योंकि आपने कुछ अलग दिया कंटेंट जाहिर से, तो वही चीज़ें वैल्यू एडिशन करनी है आपको, ठीक है, अपने आंसर में। कि किसी भी कानून निर्माता को सदन से सत्र से 40 दिन पहले और सत्र के स्थगन से 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये दीवानी मामलों तक ही सीमित है, आपराधिक मामलों की कार्रवाई में कोई छूट नहीं होती है, ठीक है। प्रक्रियाओं और दृष्टांतों पर आधारित जो विशेष अधिकार क्या होते हैं कि संसद को किसी भी दंडित आरोप या अपराध के लिए किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई के संबंध में तत्काल जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। अज्ञात व्यक्तियों को बाहर करने का भी अधिकार है, ये बात की गई है, ठीक।
और इसके अतिरिक्त क्या है कि अनुच्छेद 122 के प्रावधानों के अनुसार न्यायपालिका प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद की किसी भी कार्रवाई का वैधता की जांच नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब बात आती है कि अब विशेषाधिकार का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, अब ये बात आती है विशेषाधिकार का, यही आज रिपोर्ट आ रही है प्रिविलेज कमेटी की। अब ये महुआ मोइत्रा मामले में इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अपराधिकारी किसी भी सदस्य या सदन के संसदीय विशेषाधिकार की उपेक्षा करता है या उसे कमजोर करता है तो इसी से विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। और महुआ मोइत्रा केस में इसी पे आज रिपोर्ट आने वाली है। आप लोग कल का अखबार या आज की न्यूज कौन सी, न्यूज़ ऑन एयर या पीआईबी या फिर जो है कल का अखबार द हिंदू जरूर पढ़िएगा, उसमें से पॉलिटी के लिए कुछ कंटेंट मिलेगा, मैं भी आपको शेयर करूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाउस, ये क्या है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन सदन की अवमानना से अलग होता है। ठीक है, अभी कैसे अलग होता है कि संसद किसी भी सदन द्वारा कामकाज में या बाधा उत्पन्न करता है, जो ऐसे सदन के सदस्य जो या किसी सदन क्या बोल रहा है, जो ऐसे सदन के किसी सदस्य या अधिकारी के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से ऐसे परिणाम आने की या ऐसे परिणाम में उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, तो उस पर क्या होती है, ये कार्रवाई होती है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस की। ठीक है, जो भी विशेषाधिकार के उल्लंघन या अवमानना के दोषी पाए जाते हैं उस व्यक्ति की निंदा की जाती है, चेतावनी दी जा सकती है, जेल भेजा जा सकता है। ठीक है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। सदन में दोषित किसी को भी अवमानना के लिए क्या है, हिरासत या जेल भेजने की अवधि क्या है, संसद के सत्र की अवधि तक सीमित हो सकती है। यदि वो दोषी पाए जाते हैं सदस्य तो उन्हें सदन से निलंबित किया जा सकता है या निष्कासित भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकार को बनाए रखने के पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए गए हैं और ये तर्क जो होते हैं, ये सवाल पूछ सकता है, जब मैंने सवाल आपसे पूछा था कि आखिर इनको विशेषाधिकार को बनाए जाने का तर्क क्या है या क्या इन्हें जारी रखना चाहिए, तो जब जारी रखना चाहिए सवाल आ जाएगा तो आपको तर्क देना पड़ेगा कि हाँ रखना चाहिए। तो क्या है, ये विधायकों के अधिकार व गरिमा को बनाए रखने के मुकाबिल होते हैं। तो ये सवाल मैंने शायद पूछा हुआ है इसको। ठीक है, पहले दिन के आंसर राइटिंग में सवाल था क्वेश्चन में। ये कितना अच्छा फ्लो चार्ट बना दिया, इसको आप बनाते तो आपका नंबर खूब मिलता। बिना किसी हस्तक्षेप के दोनों सदनों के कार्यों को स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से करना चाहिए। संसदीय सत्रों में सांसदों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना और सांसदों विधायकों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ताकि क्या किसी भी कानूनी के बात से अपनी बात को निडर तरीके से रख सके। यही इनका महत्व, इसीलिए इनको बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बात आती है कि संसदीय विशेषाधिकारों में सुधार की आवश्यकता है। ये बात है, सुधार की आवश्यकता तो है। अब चीज़ें आएंगी, सवाल पूछेगा, आपको लिखना भी है। तो उपयोग, अब क्या है कि संसदीय विशेषाधिकारों का दायरा सीमाएं अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई हैं। ठीक है, कुछ विशेषाधिकार सांसदों को क्या अभियोजन से बचाते हैं। जब सदन का सत्र चल रहा था तो दीवानी मामले शुरू नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये कानूनी प्रक्रियाओं में भी लेट लतीफ़ा होता है। इससे दुरुपयोग तो होता ही है। कई सारे संसद विधानमंडल सदस्यों द्वारा क्या शक्ति अधिकारों का दुरुपयोग के भी मामले आए हैं, जिससे क्या है नागरिकों के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ है। निरीक्षण का अभाव है। संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार का व्यक्तिगत आधिकारिक लाभ हित के लिए उपयोग करने से लिए किसी भी स्पष्ट तंत्र का अभाव है। निर्धारित प्रक्रिया का अभाव है। विशेषाधिकार के हनन के मामलों को निपटने के लिए संसद ने अभी तक कोई भी प्रक्रियाओं का फ्रेमवर्क नहीं दिया है। ठीक, प्राकृतिक न्याय के ये विरुद्ध है। कानून निर्माताओं को अपने ही मामलों में न्याय प्रदान करने की अनुमति देता है। ठीक, आर्टिकल 50 के तहत शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का भी उल्लंघन हुआ है। ठीक, संवैधानिकता का भी उल्लंघन है। संहिताबद्ध विशेषाधिकारों को अनुपस्थिति के कारण क्या है कि सदन को निर्धारित करने की असीमित शक्ति प्रदान करती है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन कब और कैसे होता है। आगे की राह में देख लेते हैं। आगे की राह में क्लास बहुत लेंदी हो गई है कि आगे की राह में यह है कि कानून निर्माताओं को रक्षा प्रदान करना आवश्यक है। हालांकि जगह संविधानवाद, इंपॉर्टेंट दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद बहुत बढ़िया अवधारणा है। जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे ग्रेजुएशन के दौरान, तो पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में संविधानवाद ही पढ़ना था हम लोगों को। ये पूरी जेसी जौहरी की किताब आती थी, जेसी जौहरी, ठीक है, उससे हम लोगों ने संविधानवाद को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। तो हालांकि क्या है, संविधानवाद सुनिश्चित करने के लिए विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना, विशेषाधिकारों के उल्लंघन के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित करना, इसके लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा क्या है, संसद अपने सदस्यों द्वारा संसदीय विशेषाधिकार के दुरुपयोग की निगरानी के लिए विशिष्ट कानून बनाकर अपनी स्पष्ट सीमाएं भी स्थापित कर सकती है। ये सारी चीज़ें हैं और ये आर्टिकल खत्म होता है। वैल्यू एडिशन इसमें से आप कर लीजिएगा। 3 आर्टिकल हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। कल हम लोग जो है शुरू करेंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद, जिसमें आपको मैप के माध्यम से ये बहुत अच्छा प्रीलिम्स के लिए कंटेंट मिलेगा
और बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो कल के क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। कल हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस को खत्म कर देंगे। ठीक है, और परसों से हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पे चले जाएंगे। 3-3 आर्टिकल होता है डेली, और ये सारी चीज़ें आपको मैगजीन 10 क्लासेस 20 क्लासेस में आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करके जरूर बताइएगा कि अपना फीडबैक कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, आंसर राइटिंग जरूर करिएगा। धन्यवाद।